हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर निशा गोयल, सह आचार्य राजनीति विज्ञान आरडी गर्ल्स कॉलेज भरतपुर। हम लोग पढ़ रहे थे बीए पार्ट सेकंड में सेकंड पेपर में संघीय कार्यपालिका के संबंध में मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री। इसके अंतर्गत हम आज पढ़ेंगे प्रधानमंत्री की शक्तियाँ और उसके विविध रूपों में उसकी भूमिका। भारतीय राज्य व्यवस्था में प्रधानमंत्री की स्थिति वही है जो ब्रिटेन की राज्य व्यवस्था में वहाँ के प्रधानमंत्री की थी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन की संसदीय या मंत्रिमंडलीय व्यवस्था में जो परिवर्तन हुए हैं उनमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण परिवर्तन यह हुआ है कि मंत्रिमंडल और संसद पर प्रधानमंत्री की पूर्ण सत्ता स्थापित हो गई है। प्रधानमंत्री की शक्ति और उसकी भूमिका हमें कई रूपों में देखने को मिलती है। सबसे पहले है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। प्रधानमंत्री का प्रथम और सबसे अधिक महत्वपूर्ण कार्य मंत्रिपरिषद का निर्माण करना है। इस संबंध में अनुच्छेद 75 में यही कहा गया है कि अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। वस्तु स्थिति यह है कि राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति केवल एक औपचारिकता है और इस संबंध में विभागों के उल्लेख सहित जो नाम प्रधानमंत्री के द्वारा राष्ट्रपति के सामने रखे जाते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा उन्हें स्वीकार कर उन्हें उनके नाम के आगे अंकित विभागों का मंत्री घोषित कर दिया जाता है। प्रधानमंत्री की अपनी मंत्रिपरिषद का निर्माण करने समय प्रशासनिक, राजनीतिक, क्षेत्रीय, धार्मिक और अन्य बातों को ध्यान में रखना होता है तथा कुछ उदाहरणों में प्रधानमंत्री किन्हीं विशेष व्यक्तियों को मंत्रिपरिषद में लेने तथा उन्हें इच्छानुसार विभाग देने के लिए बाध्य होता है। जैसे सरदार पटेल गृह विभाग लेना चाहते थे तो पंडित नेहरू को बाध्य होकर उन्हें गृह विभाग देना पड़ा। 1967 में श्रीमती इंदिरा गांधी को अपनी इच्छा के विरुद्ध मोरारजी देसाई को उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री के पद पर नियुक्त करना पड़ा। 1998 तथा 1999 में आडवाणी ने गृह मंत्री पद स्वयं अपनी राजनीतिक स्थिति के बल पर प्राप्त किया। ये उदाहरण तो अपवाद स्वरूप है। सामान्यतः अपने सहयोगियों का चयन प्रधानमंत्री अपने विवेक के आधार पर करते हैं। एक बार मंत्रिपरिषद का निर्माण हो जाने के बाद प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के सदस्यों के विभागों को परिवर्तित करने में पूरी तरह से स्वतंत्र होता है। 1966 में श्री नंदा ने गृह विभाग और 1967 में देसाई ने वित्त विभाग तथा उप प्रधानमंत्री पद प्रधानमंत्री की इच्छा के विरुद्ध प्राप्त किया था। नियोगी, चेट्टी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जॉन मथाई, देशमुख, छागला, महावीर त्यागी, अशोक मेहता, नंदा, टी कृष्णमाचारी और देसाई, 78 में चरण सिंह एवं राजनारायण, 87 में वीपी सिंह के त्यागपत्रों और 1990 में उप प्रधानमंत्री देवीलाल की बर्खास्तगी के उदाहरण दिए जा सकते हैं कि जब किसी मंत्री ने प्रधानमंत्री से मतभेद हो जाता है तो संबंधित मंत्री पर को ही त्यागपत्र देना पड़ता है। इस प्रकार मंत्रिपरिषद का निर्माण और मंत्रिपरिषद में परिवर्तन बहुत अधिक सीमा तक प्रधानमंत्री की इच्छा पर ही निर्भर करते हैं। प्रधानमंत्री न केवल मंत्रिपरिषद के निर्माण और अंत वरन उसके संचालन में भी केंद्रीय स्थिति रखता है। यद्यपि मंत्रिमंडल में विभिन्न बातों का निर्णय मतदान के आधार पर होता है, लेकिन व्यवहार में प्रधानमंत्री का परामर्श ही निर्णायक होता है। मंत्रिमंडल की कार्याविधि पर उसका पूर्ण नियंत्रण होता है और ये एक ऐसा महत्वपूर्ण तथ्य है कि जो एक औसत दर्जे के प्रधानमंत्री को भी अपने सहयोगी की तुलना में अधिक महत्व प्रदान करता है। प्रधानमंत्री तथा उसके सहयोगियों के पारस्परिक संबंधों को स्पष्ट करने के लिए विभिन्न प्रकार की उक्तियों का प्रयोग किया जाता रहा है। जैसे लॉर्ड मार्ले का कथन है, समकक्षों में प्रथम। सर विलियम हार्टकोट ने नक्षत्रों के बीच चंद्रमा और डॉक्टर जेनिंग्स ने उसे ऐसा सूर्य बताया है जिसके चारों ओर समस्त ग्रह घूमते रहते हैं। भारतीय प्रधानमंत्री पद पर हार्टकोट और जेनिंग्स के कथन पूर्ण रूप से लागू होते हैं। पंडित नेहरू को प्रधानमंत्री के रूप में अपनी मंत्रिपरिषद पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त था तथा श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा प्रधानमंत्री काल में मंत्रिपरिषद में बहुत अधिक प्रभावपूर्ण स्थिति का उपयोग किया गया। 1984 तक ये सोचा गया कि अब कैबिनेट की कुछ नहीं चलती और प्रत्येक निर्णय प्रधानमंत्री का है, लेकिन 89 में संपन्न 9वीं लोकसभा चुनाव के बाद से परिस्थितियां बदल गईं। 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, 13वीं, 14वीं और 15वीं लोकसभा में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ। ऐसी स्थिति में मिलीजुली सरकार का गठन हुआ और एक दल की अल्पमत सरकार का गठन हुआ।
इस काल में नरसिंहा राव को तो अपने मंत्रिमंडल पर प्रभावी नियंत्रण प्राप्त था, लेकिन 89 मई और 2014 और 2019 तक के काल में अन्य प्रधानमंत्रियों के संबंध में यह कह पाना संभव नहीं है। लेकिन वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने मंत्रिमंडल पर प्रभावी नियंत्रण प्राप्त है। उनके द्वारा भारतीय जनता पार्टी को 16वीं और 17वीं लोकसभा के चुनावों में स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ है। अगला स्वरूप है प्रधानमंत्री और संसद, विशेषतया लोकसभा। संसदीय व्यवस्था में प्रधानमंत्री को दोहरा व्यक्तित्व प्राप्त होता है। एक ओर वह मंत्रिपरिषद का प्रधान है तो दूसरी ओर लोकसभा का नेता भी है। मंत्रिपरिषद का कोई अन्य सदस्य प्रधानमंत्री की भांति संसद में समस्त मंत्रिमंडल का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता है। शासन की नीति से संबंधित अंतिम तथा अधिकृत भाषण प्रधानमंत्री का ही होता है। संसद में अपने सहयोगियों द्वारा दिए गए भाषण से उत्पन्न गलतफहमियों को दूर करना और अपने सहयोगियों के भाषण में आवश्यक संशोधन का कार्य प्रधानमंत्री का ही है। व्यवस्थापिका की समस्त कार्रवाई के संचालन में प्रधानमंत्री ही नेतृत्व प्रदान करता है। वार्षिक बजट सहित सभी सरकारी विधेयक प्रधानमंत्री के निर्देशानुसार ही तैयार किए जाते हैं। प्रधानमंत्री इस बात का निर्णय करता है कि शासन की नीति कार्य रूप में परिणत करने के लिए जिन कानूनों का निर्माण किए जाने की आवश्यकता है, महत्वपूर्ण कानूनों के लिए विधेयक स्वयं प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री के सहयोगियों द्वारा प्रस्तावित किए जाते हैं। संसद का अधिवेशन बुलाने और उसको स्थगित करने का कार्य राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श के अनुसार ही करता है। प्रधानमंत्री की एक बहुत महत्वपूर्ण शक्ति लोकसभा को विघटित करने की है। यद्यपि औपचारिक रूप में यह कार्य राष्ट्रपति का है, लेकिन व्यवहार में राष्ट्रपति इस संबंध में प्रधानमंत्री की इच्छा अनुसार ही कार्य करता है। प्रधानमंत्री अपनी शक्ति के बल पर लोकसभा को अपनी इच्छानुसार कार्य करने को बाध्य कर सकता है। व्यवहार के अंतर्गत अब तक 9 बार दिसंबर 1970, जनवरी 1977, अगस्त 1979, नवंबर 1984, अक्टूबर 1989 और मार्च 91, दिसंबर 97, अप्रैल 99 और फरवरी 2004 में प्रधानमंत्री के द्वारा लोकसभा को भंग करवाया जा चुका है। 1976 में ही 2 बार प्रधानमंत्री के निर्देशन में प्रस्ताव पास कर लोकसभा के कार्यकाल को 1-1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया। ये उदाहरण इस बात के प्रतीक हैं कि प्रधानमंत्री को लोकसभा और समस्त संसद पर कितना अधिक नियंत्रण प्राप्त है। अगली भूमिका है प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति। संविधान में प्रधानमंत्री को मंत्रिमंडल तथा राष्ट्रपति के बीच संबंध स्थापित करने वाले पदाधिकारी की भूमिका प्रदान की है। इस संबंध में अनुच्छेद 78 में प्रधानमंत्री के 3 कर्तव्य बताए गए हैं। संघ के प्रशासन तथा कानून निर्माण से संबंधित विधेयकों के संबंध में मंत्रिपरिषद के निर्णयों की राष्ट्रपति को सूचना देना। दूसरा, संसद के प्रशासन से संबंध रखने वाले मामलों तथा कानून निर्माण से संबंधित प्रस्तावों के बारे में राष्ट्रपति को ऐसी सूचना देना जिससे वो मांगे। तीसरा, यदि राष्ट्रपति चाहे तो मंत्रिपरिषद के विचार के लिए कोई ऐसा मामला रखना जिस पर कोई मंत्री अपना निर्णय ले चुका है परंतु जिस पर मंत्रिपरिषद ने अब तक कोई निर्णय नहीं लिया है। सार्वजनिक महत्व के मामलों पर राष्ट्र के प्रधान से केवल प्रधानमंत्री के माध्यम से ही संपर्क किया जा सकता है। यदि कोई अन्य मंत्री प्रधानमंत्री की अनुमति से ही राष्ट्रपति से भेंट कर सकता है। व्यवहार के अंतर्गत अब तक प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच जो संबंध रहे, यदि उनका अध्ययन किया जाए तो यह नितांत स्पष्ट हो जाता है कि प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति को एक संवैधानिक प्रधान की भूमिका तक सीमित रखा है। प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और प्रधानमंत्री नेहरू के बीच हिंदू कोड बिल, नियोजन, निजी संपत्ति के सीमाकरण और सरकारी कृषि आदि विषयों पर तीव्र मतभेद थे। राष्ट्रपति द्वारा कुछ अवसरों पर अपने विचार व्यक्त किए गए, लेकिन अंत में उन्हें लगभग सभी बातों में प्रधानमंत्री की इच्छाओं के सम्मुख झुकना पड़ा। डॉक्टर राधाकृष्णन ने राष्ट्रीय राजनीति में स्वतंत्र भूमिका निभाने की इच्छा और आकांक्षा के साथ राष्ट्रपति पद ग्रहण किया और 1962 में चीन के आक्रमण के समय और 1965 में भाषा विवाद के समय कुछ प्रभावशाली बनने का अवसर मिला, लेकिन अधिकांशतया इसमें असफल रहे। जैसे लाहौर क्षेत्र में भारतीय सेनाओं के प्रवेश के संबंध में प्रधानमंत्री शास्त्री ने राष्ट्रपति से कोई परामर्श नहीं लिया। 1966 में कैबिनेट के पुनर्गठन के संबंध में श्रीमती गांधी ने राष्ट्रपति को पूर्ण अधिकार में रखा। द्वितीय राष्ट्रपति के बाद तो भारत में इस धारणा को अपनाया गया है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का व्यक्ति होना चाहिए। तीसरे, चौथे और पांचवें राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के निजी प्रयासों के फलस्वरूप ही अपने पद पर आसीन हुए।
और उनके द्वारा अपने कार्यकाल में प्रधानमंत्री की प्रत्येक इच्छा को शिरोधार्य किया गया। 1977 में कार्यवाहक राष्ट्रपति जत्ती और मंत्रिपरिषद के बीच विवादपूर्ण स्थिति हुई, लेकिन अंत में जत्ती को अपनी हठधर्मिता छोड़कर संवैधानिक दृष्टिकोण अपनाना पड़ा। 79 में पहली बार ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई जिसमें राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री के चयन में अपने विवेक का प्रयोग किया जा सका और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के साथ संबंधों में अपने प्रभाव का परिचय दे सके। 1977 से जनवरी 80 और 89 से 91 तथा 96 से 98 तक के भारतीय राजनीतिक घटनाक्रम से यह निष्कर्ष निकलता है कि यदि प्रधानमंत्री कमज़ोर हो, उसे लोकसभा में समुचित बहुमत प्राप्त न हो अथवा शासक दल में अनुशासन और एकता का अभाव हो, तो राष्ट्रपति राजनीतिक दृष्टि से सक्रिय हो सकते हैं और राजनीतिक पहल की शक्ति कुछ सीमा तक राष्ट्रपति के हाथों में आ सकती है। लेकिन सामान्य परिस्थितियों में द्वितीय श्रेणी का प्रधानमंत्री भी राष्ट्रपति पर छाया रहेगा। राष्ट्रपति के.आर. नारायणन ने संविधान की समस्त मर्यादाओं का संपूर्ण अंशों में पालन करते हुए शासन के परामर्शदाता और राज्य के प्रधान की भूमिका प्रभावी रूप से निभाई। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने मंत्रिमंडल के प्रभावशाली परामर्शदाता की भूमिका निभाई, लेकिन साथ ही अपने पद की मर्यादाओं को सदैव ही दृष्टि में रखा। 2007 में पदारूढ़ राष्ट्रपति ने अपने संपूर्ण कार्यकाल में पद की मर्यादाओं को सदैव ही ध्यान में रखा। 2012 में निर्वाचित राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अपने कार्यकाल में मंत्रिमंडल के प्रभावशाली परामर्शदाता की भूमिका निभाई। नरेंद्र मोदी जी के साथ उनके वैचारिक और दलगत पृष्ठभूमि में अंतर रहे, तथापि उन्होंने एक राजनेता की तरह आचरण करते हुए मतभेदों को खुले तौर पर कभी उजागर नहीं होने दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट स्वीकार किया कि राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने एक पिता की तरह उनका पग पग पर मार्गदर्शन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते हुए राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने हर स्तर पर उन्हें सहयोग दिया। वे भारत के ऊर्जा से भरपूर अति उत्साही प्रधानमंत्री हैं जो देश को बदलने में लगे हुए हैं। जुलाई 2017 से माननीय रामनाथ कोविंद जी राष्ट्रपति पद पर आसीन हैं और इनके प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ में सहयोगी संबंध देखने को मिलते हैं। अगले लेक्चर में हम देखेंगे प्रधानमंत्री की भूमिका राज्यों के साथ में और अन्य प्रकार की इसकी भूमिका का निर्वाह किस प्रकार से किया जाता है। धन्यवाद।